वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2021 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 13 की। यह प्रश्न है, दोनों विश्व युद्धों के बीच लोकतंत्रीय राज प्रणाली के लिए एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई। इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। इस प्रश्न में जो बात आपको ध्यान रखने की है वह यह है कि दोनों विश्व युद्धों के दौरान यूरोप की जो लोकतांत्रिक प्रणाली थी उसके सामने एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई। निश्चित रूप से जैसे ही यह प्रश्न आता है वैसे ही आपके दिमाग में जर्मनी और इटली आने लगेंगे, एक हद तक स्पेन भी आने लगेगा और वहाँ की जो तानाशाही प्रणालियाँ थीं जिसमें हिटलर, मुसोलिनी और फ्रैंको जिम्मेदार थे। लेकिन आपको यह बात ध्यान रखनी है कि बात वहाँ से नहीं शुरू होनी है, बात यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध से शुरू होनी है। और निश्चित रूप से प्रथम विश्व युद्ध जो था वह उपनिवेशों पर अधिकार करने का युद्ध था, जिसमें जर्मनी पराजित हुआ और उस पर वर्साय की संधि के द्वारा फ्रांस के अति प्रयास से बहुत गंभीर दंड उस पर लगाए गए। इटली हालांकि मित्र देशों में शामिल था, उनके साथ था, बावजूद उसकी तमन्ना थी वह प्रथम विश्व युद्ध के द्वारा पूरी नहीं हुई। जो उसे उम्मीद थी कि इस युद्ध के बाद जो लाभ मिलेगा वह उसे हासिल नहीं हुआ और इसके चलते और इसके बाद के वर्षों में जिस तरह से जर्मनी के ऊपर आर्थिक दंड दिया गया और उसे लगभग निशस्त्र कर दिया गया था, साथ ही जो 1929 की आर्थिक मंदी आई, इस पूरी स्थितियों ने बड़े पैमाने पर वहाँ के जो देश हैं उनको प्रभावित किया। कुछ देशों में जो ब्रिटेन और फ्रांस, जिनमें लोकतंत्र की बयार बहने लगी थी, प्रथम विश्व युद्ध से पहले ही लोकतांत्रिक संस्थाएं अपना काम करने लगी थीं और यह माना जा रहा था कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो दरअसल लोकतंत्र की विजय है। और उसी के स्वरूप में जब इनका प्रभाव अन्य देशों पर बढ़ रहा था, लेकिन अन्य देशों में जो लोकतांत्रिक संस्थाएं थी वो धीरे धीरे फेल हो रही थी क्योंकि वह अपने लोगों की उम्मीदों के मुताबिक काम नहीं कर पा रही थी। ऐसे में इन लोकतांत्रिक संस्थाओं का फेल होना और वहाँ पर तानाशाही सरकारों का आना, खासकर जर्मनी और इटली के साथ साथ स्पेन में भी जो जिस तरह की स्थितियाँ विकसित हुई और 1929 की जो आर्थिक तंगी थी, आर्थिक मंदी थी, उसका जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा, उसने जो यूरोप में विस्फोटक स्थिति पैदा कर दी, उसकी जिम्मेदारी बन गई या उसके जरिए यह स्पष्ट होने लगा कि अब इन देशों में तानाशाही सरकारें आएंगी और जो उस दौर के इन देशों के जो उद्योगपति थे, जो पूंजीपति थे, वह अधिक से अधिक मुनाफे में अपनी पोजीशन चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अपने देशों की तानाशाही सरकारों को समर्थन देना शुरू किया या ऐसे लोगों को समर्थन देना शुरू किया जो उनके मुनाफे को सुनिश्चित कर सकें। साथ साथ उनके सामने, इन देशों के सामने, इन समस्त यूरोपीय देशों के सामने समाजवाद का भी खतरा था जो रूस के नेतृत्व में यानी सोवियत संघ के नेतृत्व में इनकी तरफ लगातार बढ़ रहा था। उस खतरे से भी बचने के लिए इन पूंजीपतियों ने या इन बड़े बड़े उद्योगपतियों ने ऐसे लोगों को जो दरअसल उनके मजदूर आंदोलनों से निपट सकें आसानी से, जो मजदूर आंदोलनों को ख़त्म कर सकें, उनकी एकता को ख़त्म कर सकें और उनके अपने हितों को स्थापित कर सकें, इसके लिए उन्होंने इस तरह के लोगों को समर्थन देना जहां शुरू किया, वहीं ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने रूस के या सोवियत संघ के डर से या उनके समाजवाद के डर से इन हिटलर या मुसोलिनी या फिर फ्रैंको की जो गतिविधियां थी उन गतिविधियों पे ध्यान देना खत्म कर दिया और एक तरह से तुष्टीकरण की नीति अपनानी शुरू की। उसका परिणाम यह हुआ कि व्यापक रूप से जो लोकतांत्रिक संस्थाएं थीं वह खत्म होने लगीं और उन लोकतांत्रिक संस्थाओं के खत्म होने के साथ साथ एक बहुत बड़े युद्ध का खतरा पैदा हो गया और जिस युद्ध का नायक हिटलर था यानी जर्मनी था। और इस पूरे संदर्भ में ही इस प्रश्न को लिखना है और निश्चित रूप से हिटलर कहीं भी किसी भी तरह से किसी भी लोकतांत्रिक संस्था या लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं रखता था क्योंकि उसकी जो गतिविधियां थी वहां पर यहूदियों को लेकर वह ये स्पष्ट करती हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न को जब हम लिखेंगे तो मुझे लगता है कि यह इसकी शुरुआत हो सकती है कि प्रथम विश्व युद्ध से राष्ट्रवादी भावना को बल मिला और राष्ट्र राज्य की आधारशिला
और मजबूत हुई, लेकिन जल्द ही यह स्थिति बदलने लगी। इस प्रश्न में लिखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन शब्द सीमा 250 शब्दों की है, इसलिए आपको कुछ चुनिंदा ही चीज़ें लिखनी होंगी और उस प्रवाह में लिखनी होंगी कि चीज़ें स्पष्ट हो जाएं और आपकी बात, जो यह प्रश्न पूछ रहा है, जो यह इस प्रश्न चाहता है, वह बात भी कह दी जाए। तो विश्व युद्ध के बाद पराजित देशों को अनुचित आर्थिक दंड, युद्ध के बाद के आर्थिक संकट और राजनीतिक दिशाहीनता के चलते लोकतांत्रिक राज्य देर तक नहीं टिक सके और महायुद्ध के बाद की परिस्थितियों से निपटने में कामयाब नहीं हो सके। इससे लोगों का लोकतांत्रिक प्रणाली से मोहभंग हो गया, समाज में विद्वेष और असंतोष बढ़ने लगा। सोवियत संघ के नेतृत्व में समाजवादी दलों ने इस असंतोष को मुखरित किया और उसे राजनीतिक आयाम के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। जब शोषण और विषमता के खिलाफ समाजवादी आंदोलन जोर पकड़ने लगा तो यूरोपीय पूंजीवादी शक्तियों ने उनके खिलाफ लामबंदी शुरू कर दी। कई देशों ने राष्ट्रीयता की दुहाई तथा इटली और जर्मनी में समाजवाद के दमन का बहाना करके इन देशों में तानाशाह सरकारों की स्थापना होने दी गई। यानी कई देशों में राष्ट्रीयता की उनके राष्ट्रवाद की दुहाई दी गई और इटली और जर्मनी में जो समाजवाद के दमन को करने के लिए आवश्यक माना गया, जिससे कि मजदूर जो है या मजदूरों की एकता ना हो पाए, इस संदर्भ में यह खत्म करने के साथ साथ तानाशाही जो सरकारें थी, जो तानाशाह सरकारें थी, उनकी वैधता प्रदान करने की कोशिश की गई। सोवियत संघ के डर से पूंजीवादी शक्तियों ने हिटलर और मुसोलिनी को समर्थन देना शुरू किया, क्योंकि यह तानाशाह समाजवाद का विरोध कर रहे थे। हकीकत यह है कि मित्र राष्ट्र हिटलर से ज़्यादा सोवियत संघ को नापसंद करते थे। हालांकि जल्द ही मित्र देशों की अपनी गलतियों का एहसास हुआ जब जर्मनी ने डेनमार्क, नॉर्वे, पोलैंड, फ्रांस आदि को पराजित किया और ब्रिटेन की तरफ बढ़ने लगा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हालात बदलने लगे। एक्सिस ताकतें, जिसमें जर्मनी, इटली शामिल थे, फ्रांस स्पेन शामिल था, एक्सिस ताकतें कम संसाधनों और अपनी रणनीतिक गलतियों के चलते जल्दी ही पराजित हो गईं। और इसका परिणाम यह हुआ कि पराजित हो गई, तो इसका परिणाम यह हुआ कि इन सभी देशों में तानाशाही जो व्यवस्थाएं थी वह खत्म हो गई और एक बार फिर से जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं थी वह फिर से अपने आप को मजबूत करने लगी, फिर से लोकतंत्र विकसित होने लगा। और यह 1945 का दौर है, जिस दौर में हिटलर के पराजय के साथ तानाशाह युग का, यानी नाज़ीवाद और फांसीवाद जैसी विचारधाराएं अपने अंत की ओर बढ़ने लगीं और फिर से लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं विकसित होने लगीं। हालांकि तब तक यह भी है कि यह जरूर है कि यूरोप शीत युद्ध की समाप्ति तक अमेरिका और सोवियत हितों से संदर्भ में दो हिस्सों में बटा रहा। और इसके बाद, यानी यह 1945 के बाद का जो दौर है वह शीत युद्ध का दौर होता है, जिसमें पूर्वी यूरोप के बड़े हिस्से पर सोवियत संघ का प्रभाव था। वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकारें यानी समाजवादी सरकारें विकसित हुई। पश्चिमी यूरोप के एक बड़े हिस्से पे अमेरिका का प्रभाव था, जो नाटो के संगठन के अंतर्गत वहाँ पर जो अमेरिकी टाइप लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था की स्थापना हुई। और इस संदर्भ में इस प्रश्न को मुझे लगता है कि यही लिखा जा सकता है। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।